हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी। आज मैं आपको टेक्सटाइल फाइबर्स में वूल, जो कि एनिमल या प्रोटीन फाइबर्स की श्रेणी में आता है, उसके बारे में बताऊंगी। वूल आप सब जानते हो। वूल या ऊन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऊन को हम ठंडे मौसम में गर्मी प्राप्त करने के लिए या ठंड को रोकने के लिए किया जाता है। वूल जो है वो हमको कई सारे जानवरों से प्राप्त होता है। दो एनिमल फाइबर्स जो हैं, दो मुख्य रूप से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक है ऊन और दूसरा है सिल्क। तो ऊन और सिल्क जानवरों से प्राप्त होने वाले वे फाइबर्स हैं। ऊन कई तरह के जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कई तरह की भेड़ें हैं, ऊँट है, बकरी है, खरगोश है, जिनसे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ये इन जानवरों की खाल पर मौजूद बालों से मिलने वाली चीज़ होती है। कुछ ऊन उत्पादन करने वाले प्रमुख जानवर हैं बिक्योना, कश्मीरी गोट, ऊँट, लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी और अंगोरा खरगोश आदि। ठीक है, क्योंकि ये आपने देखा है कि हर जानवर के शरीर पर रोए पाए जाते हैं। तो जो हमारे जैसे ड्राई क्लाइमेट में जो एनिमल्स मिलते हैं, उनका जो स्किन होती है वो थोड़ी सी रफ़ होती है, पर जो पहाड़ों पर जो हमको जानवर मिलते हैं, उनके जो शरीर पर रेशे होते हैं वो कंपैरेटिवली लंबे और सॉफ्ट क्वालिटी के होते हैं। इसलिए जो ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनके बाल इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घने हैवी होते हैं उनके बाल, और उन हैवी बालों में लंबाई, उनके जो स्किन पर जो फाइबर्स हैं उनकी लंबाई भी नेचुरली बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे विशेष एनिमल से जो फाइबर्स मिलते हैं, उस फाइबर्स की से मिलने वाली ऊन की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, उत्तम क्वालिटी की होती है। ये देखिए स्लाइड में मैंने आपको बताने की कोशिश की है थी कौन कौन से जानवर जो हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको बाल मिलते हैं। उसमें से पहले देखिए कश्मीरी गोट है, लामा है, और इस कश्मीरी गोट के अलावा नीचे अगले स्लाइड में आपको अंगोरा गोट मिलेगी और मैरिनो। अंगोरा और मैरिनो ये इन शीप्स की क्वालिटी है। और मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो मार्केट में इस क्वालिटी की वूल होती है वो वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी की वूल होती है, क्योंकि इनके जो देखिए आपको स्लाइड में जानवरों की फ़ोटो से दिख रहा है कि किस कदर इनकी स्किन पर मिलने वाले जो हेयर हैं वो कितने घने हैं, और जितने घने हैं उतने ही वो सॉफ्ट हैं। इन एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जो खाल के साथ ये रोए लगे हुए हैं, उनमें भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेक्सचर के आपको वूल क्वालिटी के फाइबर्स मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि ये इनके नेचर ने इतने लंबे और कोमल बाल बनाए हैं कि इनसे जब हमको ऊन मिलती है तो वो भी बेस्ट क्वालिटी की होती है। ये देखिए, ये है बैक्टीरियन कैमल है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी देश विशेष में ही पाया जाता है। और उसकी आप देखिए ऐसी प्रजाति हमारे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके गर्दन के आसपास और इसकी पर्टिकुलरली जो पीठ का पार्ट है वहाँ पर जो है वो लंबे रेशे ज़्यादा हैं। तो इन पर्टिकुलर एरियो से आपको मतलब आप ऊन की क्वालिटी भी डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट टेक्सचर की हमको मिलती है। ये देखिए मैरिनो गोट की आप देखिए किस कदर हैवी इसमें बाल हैं, और उतने ही सॉफ्ट हैं और उतने ही सिल्की हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश की है कि ऐसे एनिमल हेयर हैं, और इन्हीं एनिमल हेयर को डिफरेंट प्रोसेसिंग के द्वारा हम कन्वर्ट करके हमको वूल प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगली बार मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ऊन है वो कई श्रेणियों में मिलती है, उसके कई टाइप्स होते हैं। क्लास 1 वूल है वो फाइन वूल होती है। दूसरी क्लास 2 वूल है जो मीडियम वूल होती है। तीसरी क्लास 3 वूल है जो कि लंबी वूल होती है। और क्लास 4 वूल है जो कि कारपेट वूल होती है, था इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कमज़ोर होती है। क्लास 1 वूल जो है वो मेरिनो शीप से मिलती है,
मैरिनो शीप का आप वापस एक बार चित्र देखिएगा कि मैरिनो जो वूल है वो इसकी ब्यूटी और इसकी सॉफ्टनेस और फाइननेस के लिए मशहूर है। इसके फाइबर की लंबाई 1.5 से 2.5 इंच तक होती है और जब आप इसको इससे बने हुए स्वेटर और जैकेट्स पहनेंगे तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि कुदरत ने ही उसको इस कदर फाइन टेक्सचर का वूल मिला है कि उससे आपकी ठंड जो है वो अपने आप रुकेगी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी का वूल है मीडियम वूल है, जो मीडियम वूल कंपैरेटिवली थिक होता है, मोटा होता है और इसकी फ़ाइबर लंबाई जो है वो 2.5 से 6 इंच तक की होती है। फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्मूथ होते हैं और अच्छी इलास्टिसिटी रखने वाले होते हैं। थर्ड क्लास की जो वूल है, मतलब तीसरी श्रेणी की जो वूल है, वो अमेरिकन शीप से प्राप्त की जाती है। क्या मतलब हुआ कि अमेरिका में ही जो भेड़ें मिल रही हैं उसी प्रजाति की भेड़ों से प्राप्त की जाती है और इनकी फाइबर लेंथ जो है वो 10 से 14 इंच होती है। इसमें थोड़ा इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस जो है कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। इससे लो क्वालिटी के फैब्रिक्स, मतलब थोड़े से पुअर क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स में यूज़ की जाती है, कारपेट्स में यूज़ की जाती है। और जो इसका जो मतलब कहने का अर्थ है कि जो नेचुरल फाइबर है वो थोड़ा सा पहले के मुकाबले उसकी क्वालिटी कमज़ोर होती है। क्लास 4 जो है वो कारपेट वूल कहलाती है। कारपेट वूल का उपयोग कारपेट और दरियाँ आदि बनाने में किया जाता है और फाइबर की जो लंबाई है वो 1 से 16 इंच तक होती है। फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी कम होती है। तो इस तरह से ये 4 श्रेणियां हैं उनकी जनरल, जो कि मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। अब मुख्य रूप से जो ऊन के जो बने हुए कपड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वुलन फैब्रिक कहलाता है, दूसरा वर्स्टेड कहलाता है। हो सकता है आपने सुना हो और हो सकता है ना सुना हो, तो मैं आपको बता दूं कि वुलन तो आप सब जानते हो, जो स्वेटर्स में हम लोग जनरली सर्दियों में यूज़ करते हैं। वर्स्टेड जो है वो वुलन का ही एक प्रकार है, पर ये फाइन क्वालिटी का कपड़ा इससे बन जाता है। ठीक है, तो वुलन और वर्स्टेड में क्या अंतर होता है ये एक विद्यार्थी को पता होना बहुत ज़रूरी है। आप वुलन फैब्रिक देखिए, मैं आपको चित्र में बताने की कोशिश की है कि जो वुलन है उसके जो धागे हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो साइड्स में रेशे निकले निकले दिख रहे हैं, जबकि वर्स्टेड के जो धागे हैं वो आपको लंबे और फाइन दिख रहे हैं। तो वुलन फैब्रिक एक प्रकार का ऊन, एक प्रकार का धागा है जिसमें कार्डिंग के पश्चात सीधे ही कताई या स्पिनिंग करके तैयार किया जाता है। इस प्रकार का धागा छोटे फाइबर से कम ट्विस्ट करके तैयार किया जाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि रोए जो है वो निकल जाते हैं और ट्विस्टिंग कम होने से धागा कम मजबूत होता है और इसकी सतह पर रोए उठे हुए होते हैं। इसी कारण इनमें गर्माहट रहती है और वूल से हम शॉल, स्वेटर, पुलोवर आदि बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्स्टेड फैब्रिक। वर्स्टेड फैब्रिक लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। इनमें कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो क्या हुआ कि वुलन में एक प्रोसेस कम हुआ है और वर्स्टेड में एक प्रोसेस ज़्यादा होने से उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसमें कार्डिंग के पश्चात कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे सभी रेशे पैरेलल हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं और इनका यूज़ उच्च क्वालिटी के वस्त्रों के लिए किया जाता है। वर्स्टेड धागे मजबूत, चिकने व मुलायम होते हैं। इनका यूज़ गर्म सूट, जैकेट व ओवरकोट आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्स्टेड फैब्रिक का जनरली यूज़ जो जेंट्स लोगों के लिए कोट पैंट बनते हैं उनमें किया जाता है, और जैसे रेमंड्स है या दूसरे ब्रांडेड जितने भी कोट्स आते हैं बाज़ार में वो सब वर्स्टेड फैब्रिक से ही बने होते हैं, जिसमें वूल की मात्रा ज़्यादा होती है और वो पहनने में गर्म होते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया बताने की कोशिश की है, जिसको पॉइंट्स में मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ऊन की कटाई हो रही है। ऊन की कटाई मीन्स जानवर की खाल पर से बालों को हटाना। अब वो ऊन की कटाई 2 तरह से हो रही है, हाथ से भी हो रही है और मशीन से भी हो रही है। ठीक है, ये देखिए स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि ऊन की कटाई 2 प्रकार से हो रही है, एक इंसान अपने हाथ से कर रहा है और दूसरा वो मशीनों से काट रहा है। नेक्स्ट स्टेज है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। इसमें क्या कर रहे हैं कि जानवर की जाति से, किस जानवर की जाति से और किस जानवर के किस पार्ट से आपने वूल उतारी है उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग की जाती है या छटाई की जाती है। तीसरी स्टेज में उसी
जो आपने स्किन उतारी है उसकी सफाई और धुलाई होती है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है। उसके बाद वो जो सूखने पर बड़ी ड्राई हो जाती है तो उसको ऑयलिंग की जाती है, ऑयल लगाया जाता है। और उसके बाद छठी स्टेज होती है कार्डिंग। देखिए कार्डिंग के बाद क्या हो रहा है, कार्डिंग के बाद ही वूलन और वर्स्टेड ये दो कैटेगरीज में बंटने लग गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि वुलन के लिए आप क्या कर रहे हो, उसमें कार्डिंग की कम मात्रा यूज़ की जाती है। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है, फिर वीविंग की जाती है। और वीविंग में हम वुलन के लिए प्लेन और ट्विल वीव का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिनिशिंग दी जाती है। जबकि वर्स्टेड में कार्डिंग ज़्यादा की जाती है, उसके बाद कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, फिर ड्राइंग की जाती है, फिर रोविंग एंड ट्विस्टिंग की जाती है और उसके बाद वीविंग और फिनिशिंग की जाती है। तो दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है कि जो वर्स्टेड है उसका प्रोसेस जो है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, लंबा है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आपको बेटर क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम वन बाय वन हर पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ वूल। देखिए ये आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि कैसे भेड़ की खाल उतार रहे हैं। ये देखिए कितना, जितना गहरा और सफाई से वो उस खाल को उतारेंगे उतने ही गुड क्वालिटी का वूल फाइबर हमको प्राप्त होगा। देखिए समझ में आ रहा है आपको कैसे ये आदमी पकड़ करके उस भेड़ को और उसकी ट्रिमिंग कर रहा है। वो ट्रिमिंग कैसे कर रहा है, जैसे कोई विशेष मशीन है उस तरह टाइप की, उनसे वो उसकी खाल उतार रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। एक ही भेड़ के शरीर के 15 से 20 विभिन्न प्रकार की श्रेणी का ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी किसी पार्ट में तो घने बाल होते हैं और किसी किसी पार्ट में कम बाल होते हैं, तो उनकी छटाई और सॉर्टिंग भली भांति किया जाना बहुत आवश्यक होता है। और इस सॉर्टिंग के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, जो कि ये चित्र में आपको देखिए स्लाइड में बताया गया है कैसे ढेर लगा हुआ है और उसमें वो व्यक्ति खड़ा हुआ उनको छांट रहा है, बालों की कैटेगरीज बना रहे हैं। दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। और इनकी सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं, इसमें ऊन की क्वालिटी के हिसाब से, जैसे ऊन कितनी लंबी है, उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, वो कितनी बारीक है या वो कितनी मजबूत है, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। फॉरेन में सारा काम मशीनों के द्वारा होता है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ये भी विदेशी स्लाइड है जिसमें ये व्यक्ति काम कर रहा है। आगे ये सारा काम जो है वो बड़ी विशेष मशीनें होती हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये था सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। अगली कैटेगरी, अगला पॉइंट आ रहा है वो है क्लीनिंग एंड स्काउरिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, जानवर की खाल आपने उतार ली तो उस खाल में बहुत सी गंदगी लगी हुई है। आप खाल उतारोगे तो कहीं खून लगा होगा, कहीं मांस लगा होगा, उस सबको आपको साफ़ करना पड़ता है। तो वो साफ़ सफाई जो कर रहे हो वो कई तरीके से की जाती है। पहले तो देखिए, पहले स्लाइड के चित्र में हमने बताया कि ये हाथ से कर रहा है और दूसरी स्लाइड में ये सारा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बाकायदा प्रोसेसिंग होती है, बड़े बड़े मशीनों में केमिकल्स के यूज़ से उसको साफ़ किया जाता है। तो जो इसकी सफाई के लिए जो है 3 विधियां यूज़ की जाती हैं। पहला साबुन का घोल होता है, दूसरा वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है, वाष्पित घोलक कहलाता है, और तीसरा प्रोसेस कार्बोनाइजिंग कहलाता है। क्या होता है कि कुछ गंदगियां तो साबुन के सॉल्यूशन से या दूसरे स्टेज के वाष्पित घोलक से ही हट जाती हैं, परंतु कुछ गंदगी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो नहीं हटती हैं, तो उनके लिए कार्बोनाइजिंग नामक प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा इनको साफ़ किया जाता है और इसीलिए इस प्रोसेस को आप कार्बोनाइजिंग कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्टेज में भी मैंने आपको ये बताया है कि जब आपने उनको क्लीनिंग कर लिया तो उनको कैसे हवा में सुखा रहे हैं। देखिए कैसे हैंगर्स पे डाला हुआ है, कैसे तार पे डाला हुआ है और कैसे मशीनों के बीच में चला करके आप इनको साफ़ कर रहे हो, या साफ़ हो गई हैं तो उनको कैसे आप सुखा रहे हो। ये देखिए ये सारा काम बहुत बड़े वृहद पैमाने पर किया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। इस स्लाइड में मैंने आपको कार्बोनाइजिंग ऑफ वूल कि कार्बोनाइजिंग में मैंने जैसे बताया ना केमिकल्स का यूज़ होता है, तो कैसे केमिकल्स के यूज़ से आप इस वूल को जो है वो साफ़ कर रहे हो। आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि वूल में गंदगी लगी हुई है और गंदगी आसानी से साफ़ नहीं होगी।
तो कई बार कार्बोनाइजेशन क्या होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये नीचे भी देखिए कार्बोनाइजिंग मशीन का डायग्राम है जो कि आपको बता रहा है कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोसेस होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज़ द रिमूवल ऑफ वेजिटेबल मैटर फ्रॉम वूल। बस वही बात है कि गंदगी को हटाना ही कार्बोनाइजेशन का मूल उद्देश्य होता है। इसका विस्तृत अध्ययन आप अपनी किताब से करेंगे और तो आपको पूरा प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में मैंने आपको वापस वूल प्रोसेसिंग मशीन दिखाने की कोशिश की है कि जब धागा मतलब जब वूल का फाइबर जो है वो साफ़ हो गया तो उसको कैसे फिर ये यार्न स्टेज में ला रहे हैं। और ये अगली स्लाइड में मैंने आपको कार्डिंग मशीन बताई है कि कार्डिंग मशीन में कैसे काम हो रहा है। कार्डिंग मशीन में क्या हो रहा है देखिए, हाँ इसमें ब्रश मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि कार्डिंग का काम मशीन व हाथ दोनों से किया जाता है। अधिक मात्रा में ऊन की कार्डिंग मशीन से होती है। विभिन्न प्रकार के ऊन की कार्डिंग की जा सकती है। इसके द्वारा कार्डिंग के द्वारा ऊनी रेशे खुलकर सीधे हो जाते हैं। कार्डिंग द्वारा ऊनी रेशे वर्स्टेड की अपेक्षा अधिक फुज्जीदार फ्लफ़ी होते हैं, जबकि मशीन कार्डिंग से दो रोलर के बीच में से इनको निकाला जाता है। मतलब जो कार्डिंग आप हाथ से कर रहे हो वो उससे क्या हो रहा है, फाइबर फ्लफ़ी होता है, फूला फूला रहता है। और जब आप रोलर्स के बीच में से जब कार्डिंग करने के लिए फाइबर को निकाल रहे हो तो वो क्या होगा कि नेचुरली थोड़ा सा वो दब जाएगा। इसमें से फिर धूलकण, गंदगी और बाहरी अशुद्धियाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं और रेशे समानांतर हो जाते हैं। जो वर्स्टेड वस्त्र होते हैं उनमें कार्डिंग विशेष प्रकार की मशीन से की जाती है जिससे रेशे जो हैं पूरे समानांतर और चिकने हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉम्बिंग का प्रोसेस केवल वर्स्टेड कपड़ों को बनाने के लिए ही किया जाता है। और कॉम्बिंग से ये होता है कि छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं और बड़े रेशे समानांतर हो जाते हैं और धूल कण, गंदगी आदि दूर हो जाती है। और इसके कॉम्बिंग के बाद जो है वो स्लाइवर्स या पूनियाँ बनाई जाती हैं और सीधे और लंबे रेशों को टॉप्स कहा जाता है, TOPS टॉप्स। उसके बाद की स्टेज ड्राइंग होती है और फिर स्पिनिंग होती है। ये सारा विस्तार से आप एक बार अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो हम एक बार इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने देखिए सारी प्रोसेसिंग के बाद आपको बताया है कि कैसे यार्न बन के तैयार हो गया है। ऐसे डिफरेंट यार्न्स मार्केट में आ जाते हैं और इनको डाइंग होती है, रंग बिरंगे इनको बनाया जाता है, इनके ऊपर फिनिशिंग दी जाती है। एक डायग्राम में नीचे आपको वुलन और वर्स्टेड यार्न बताने की कोशिश की है कि दोनों की अपीयरेंस में क्या अंतर होता है। ये देखिए, ये वर्स्टेड यार्न है। वर्स्टेड यार्न जो है वो उसके लुक्स वुलन यार्न से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और उनका उपयोग भी उसी हिसाब से किया जाता है। वूल के ऊपर तरह तरह की फिनिशिंग दी जाती है, जैसे क्या क्या देते हैं हम, स्टीमिंग देते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस देते हैं, इसमें नैपिंग दी जाती है, इसमें डाइंग दी जाती है, प्रेसिंग की जाती है। कई ऊनी कपड़ों में आप परमानेंट प्रेस नामक फिनिशिंग देते हो और उसको इक्वल बनाने के लिए इस पर शेयरिंग का काम भी किया जाता है। तो ये था पूरा वूल का प्रोसेस कि हमने वूल फाइबर से उसको फैब्रिक तक कन्वर्ट करने में कौन कौन से प्रोसेसेस का यूज़ किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज्ञानवर्धक आपके लिए ये स्लाइड्स हैं, इनको एक दो बार आराम से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।